Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो, ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक, ये आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि मैं सारे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं और कैसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ये तीनों तरह के रिप्रेजेंटेशन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इनसे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ये भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आप मेरे चैनल मेड कंसेप्ट इजी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। चाहे आप CBSE की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो देखो, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जाना चाहिए या फिर स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, स्टैटिस्टिक को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। स्टैटिस्टिक को अलग अलग तरह से अलग अलग राइटर्स ने डिफाइन किया है। कुछ राइटर्स मानते हैं कि स्टैटिस्टिक एक प्लूरल सेंस के रूप में डिफाइन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। जबकि दूसरे जो राइटर्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो देखो, यहाँ पर दो सेंसेस में स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया गया है। पहला आता है प्लूरल सेंस और दूसरा आता है सिंगुलर सेंस। यहाँ पर दोनों की अलग अलग वर्किंग है। दोनों के जो काम है वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक को एज प्लूरल सेंस डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक काम होता है, वो है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर मोर देन वन वर्क होता है, जिसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, presentation of numerical data, analysis of data and finally interpretation of data। तो देखो, यहाँ पर more than one work होते हैं। यहाँ पर 4 काम करता है जो सिंगुलर सेंस होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। तो दोनों का मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया। जो प्लूरल सेंस है, वो नाम का तो प्लूरल है। प्लूरल का हिंदी में क्या मतलब होता है? बहुवचन, बहुवचन। लेकिन वो काम क्या करता है? वो सिर्फ एक ही काम करता है। उसका काम है सिर्फ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं, सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। यानी स्टैटिस्टिकल डाटा को हम एक वचन में डिफाइन करते हैं, तो जो सिंगुलर सेंस होता है वो मोर देन वन वर्क करता है। उसमें डाटा को कलेक्ट भी किया जाता है, उसे प्रेजेंट भी किया जाता है, एनालाइज भी किया जाता है और इंटरप्रेट भी किया जाता है। तो आप कैसे समझेंगे जब आपके MCQs आएंगे? देखो, जहां पर प्लूरल सेंस आता है, उसमें आप देख लेना, ये बिल्कुल उसके अपोजिट काम करेगा। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, तो काम इसके अपोजिट होगा। काम सिर्फ इसका एक होगा, जिसमें ये कलेक्शन करता है न्यूमेरिकल
फैक्ट्स की। दूसरा, अगर सिंगुलर सेंस आता है तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी ये इसके अपोजिट काम करेगा, इसमें ये ज्यादा काम करेगा, इसमें ये डाटा को कलेक्ट भी करेगा, उसको क्लासिफाई भी करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी करेगा, एनालाइज भी करेगा और फाइनली उसको इंटरप्रेट भी करेगा। तो समझ में आया स्टैटिस्टिक इन टू सेंसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो प्लूरल सेंस होता है उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा कहा जाता है स्टैटिस्टिक को, लेकिन जो सिंगुलर सेंस होता है उसमें स्टैटिस्टिक को स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग अथॉरिटीज के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। पहला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक का, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो, जो स्टैटिस्टिक होती है वो कभी भी सिंगल फिगर में डिफाइन नहीं की जाती, आइसोलेटेड फिगर कभी भी स्टैटिस्टिक कंसीडर नहीं की जाती, ये हमेशा एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ये फैक्ट्स का जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है उन सब का टोटल होता है, वो होता है स्टैटिस्टिक। कभी भी एक सिंगल फिगर को हम स्टैटिस्टिक डिफाइन नहीं करते। जैसे देखो, हम एक पर्सन लेते हैं रामलाल। रामलाल की एज है 25 इयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैटिस्टिक कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन को हम कभी भी स्टैटिस्टिक कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सीरीज बना लेते हैं बहुत सारे लोगों की एज की, तो वहां पर हम एक दूसरे की एज कंपेयर करके स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल सकते हैं। तो आपको समझ आया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि स्टैटिस्टिक कभी भी सिंगल फिगर को डिफाइन नहीं करती है, कभी भी आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि उससे हमें कुछ रिवील नहीं होता है। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं सिंगल फिगर से। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए मोर देन वन फिगर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। देखो, जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड हो सकता है। जैसे सपोज हमें प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का स्टैटिस्टिक बनाना है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं राइस। देखो, राइस के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गई, ठीक है, दूसरा सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके साथ साथ मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ राइस पर। कोई जगह ऐसी है जहां पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं पर एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं पर लेस देन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स में ये सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं कि कहीं रेनफॉल ज्यादा हो रही है, कहीं पर अच्छा सीड है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, प्रॉपर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज हो रहे हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन ऑफ राइस भी अबंडेंस होगा। और इसके अपोजिट होता है कि अगर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, वहां पर इनकी लैकिंग है, तो वो डेफिनेटली राइस के प्रोडक्शन पर इफेक्ट करेंगे। क्लियर? थर्ड फीचर इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देखो, जब भी स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया जाता है तो ये मैंडेटरी होता है कि जो डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्वांटिटेटिव हो, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो। यहाँ पर कभी भी क्वालिटेटिव ट्रेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है। इस तरह की जो ट्रेट होती है वो कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं होती। सबसे पहले हम उन ट्रेट को एक सर्टेन स्कोर असाइन करते हैं और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, तब वो बनता है स्टैटिस्टिक। जैसे देखो, अगर हम कहते हैं सीता लंबी है सुनीता से,
तो ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस ट्रेट को वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर देते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक बन जाता है। जैसे हम लिखते हैं 154 इज ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीता है उसकी हाइट ज्यादा है सुनीता से। तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है स्टैटिस्टिक में जब हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं। समझ आया? अगर हम सिर्फ ट्रेट के बेस पर कंसीडर करते हैं तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक डिफाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उन ट्रेट्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, वैल्यूज असाइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है स्टैटिस्टिक। Clear? Next point is statistics collected with reasonable standard of accuracy. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो हमेशा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के बेस पर कलेक्ट किया जाता है, और इस एक्यूरेसी के बेस पर जनरलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे देखो, सपोज एक स्टूडेंट है जिसने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, यूटी में भी उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जब प्री बोर्ड्स हुए तो भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पर टीचर एस्टिमेट कर सकता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के बेस पर कि ये बच्चा फाइनल एग्जाम में टॉपर होगा, सीबीएसई में ये मोर देन 95 मार्क्स अचीव करेगा। क्लियर? तो जो भी स्टैटिस्टिक कलेक्ट किया जाता है वो हमेशा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के बेस पर होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टैटिस्टिक कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड इन सिस्टमैटिक मैनर। देखो, जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसका पर्पस पहले एडवांस में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें डेटा क्यों कलेक्ट करना है। जैसे देखो, सपोज एक इन्वेस्टर है, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले वो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के बाद, उसका टर्नओवर चेक करने के बाद फाइनली वो डिसाइड करेगा कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो वो हमेशा पहले कलेक्ट की जाती है, उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। दूसरा, वो हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट की जाती है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो पहले इनकम स्टेटमेंट ले लेता है, पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है और इन्वेस्ट करने के बाद वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करता है या कैश फ्लो चेक करता है। नहीं, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए होता है, और दूसरा वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टैटिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जनरली जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो कंपैरिजन के मोटिव से कलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हेट्रोजेनियस डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे देखो, आप एक पर्सन की एज को एक ट्री की एज से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक पर्सन की एज का और दूसरा आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक ट्री की एज का, तो ये मीनिंगलेस कलेक्शन होगा। तो जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा होमोजेनियस होना चाहिए, ना कि हेट्रोजेनियस, ताकि वहां पर कंपैरिजन पॉसिबल हो। क्लियर? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं स्टैटिस्टिक एज अ मेथड, जिसे सिंगुलर सेंस के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। देखो, जब हम स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं, स्टैटिस्टिक को एज अ मेथड डिफाइन करते हैं, तो इसमें 5 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज आती है कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा,
थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फोर्थ स्टेज है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फिफ्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। इन सारी स्टेजेस के बारे में बता रही हूं। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिस पर स्टडी का पूरा ऑब्जेक्टिव डिपेंड होता है। यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वो आता है फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब हम उसमें एडिटिंग करते हैं, अब हम उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जा सके। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब हम एडिटिंग कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसे हम प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। हम उसे टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे टेक्स्ट के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे डायग्राम के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में भी हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, चाहे हमने टेबुलर फॉर्म में किया हो, डायग्रामेटिकली किया हो, ग्राफिकली किया हो, किसी भी तरह से हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई करते हैं, हम डिस्पर्जन अप्लाई करते हैं, हम कोरिलेशन अप्लाई करते हैं, यानी डेटा को हम एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में हम डिस्पर्जन, कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई करते हैं और फाइनली हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन में अपनी स्किल्स हम अप्लाई करते हैं, हम थिंकिंग अप्लाई करते हैं और हम एक्सपीरियंस के बेस पर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया डिस्पर्जन और कोरिलेशन ये कौन सी स्टेज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एनालिसिस ऑफ डेटा में आता है। अगर आपसे पूछते हैं स्किल, थिंकिंग, एक्सपीरियंस ये कौन सी स्टेज में इंक्लूड होते हैं, तो ये होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में। तो ये सारे एमसीक्यू से रिलेटेड की पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन्हें आप ध्यान जरूर रखना। इस तरह से 5 स्टेजेस कंसिडर की जाती है स्टैटिस्टिक एज अ मेथड में। अगर हम स्टैटिस्टिक को एज अ मेथड डिफाइन करते हैं, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर हमें 5 स्टेप फॉलो करनी होती है। और अगर हम स्टैटिस्टिक को एज स्टैटिस्टिकल डेटा डिफाइन करते हैं, हम उसे प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही स्टेप आती है, एक ही स्टेज आती है और वो है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो यूजुअली हम स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं जिसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? होपफुली आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। देखो नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम का ये लिंक है, क्योंकि इस ग्रुप पर मैं पूरे वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, दूसरा वीडियो लिंक भी मैं डाल दूंगी। देखो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना मेरा लिंक, ताकि उनको भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाए। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।